बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सॉल्यूशन केमिस्ट्री एंड बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का जो हमारा कोर्स था, एंड लास्ट टाइम जो हम पढ़ चुके हैं, दैट इज़ द फ्रैक्शन ऑफ डिसोसिएशन ऑफ मोनोप्रोटिक वीक एसिड। नाउ फ्रैक्शन ऑफ डिसोसिएशन ऑफ मोनोप्रोटिक वीक एसिड की अगर हम बात करें, तो हमारे पास हमने इसकी लास्ट टाइम पूरी डेरिवेशन की थी कि किसी भी फॉर्मल कंसंट्रेशन के ऊपर जो पर्टिकुलर फ्रैक्शन हमारा मौजूद होगा किसी भी एसिड का डिसोसिएटेड पार्ट का, और उसी एसिड का अनडिसोसिएटेड पार्ट का, वो फ्रैक्शन हम कैलकुलेट कर सकते हैं। एंड वो फ्रैक्शन जो हमने डेरिवेशन की थी, दैट वाज डिपेंडेंट अपॉन द ओनली इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड द प्रोटॉन। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास सिर्फ और सिर्फ दो चीज़ें इन्वॉल्व थी। एंड वो दो चीज़ें क्या हैं? एक तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और एक दूसरा प्रोटॉन। अब हमने फ्रैक्शन ऑफ डिसोसिएशन के लिए हमने एक फार्मूला तो ड्राइव कर लिया। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस कि अगर वो फार्मूला हमने जो ड्राइव किया है, वो फार्मूला किस तरीके से कितनी हमें आसानी दे सकता है, कितना हमारे लिए यूज़फुल हो सकता है फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ द फ्रैक्शन ऑफ डिसोसिएटेड आयन और द फ्रैक्शन ऑफ द एसोसिएटेड आयन। तो हमें उसकी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन चाहिए कि हमें किस तरीके से मालूम हो सकता है कि फ्रैक्शन ऑफ डिसोसिएशन किसी भी पीएच के ऊपर कितना है, एंड किसी भी पीएच के ऊपर फ्रैक्शन ऑफ एसोसिएशन कितना है। वाई दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, हम अगर मालूम करना चाहें कि हम ये मालूम क्यों कर रहे हैं, ये कैलकुलेशन क्यों कर रहे हैं। सो बेसिकली इनकी कैलकुलेशन की हमें ज़रूरत इसलिए पड़ रही होती है क्योंकि हम ये मालूम करना चाहते हैं, समटाइम्स एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर वी नो दैट देयर आर सम स्पीशीज़ लाइक हमारे पास कुछ इस तरह की स्पीशीज़ होती हैं जो इंटरफेयरिंग आयन के तौर पर, या इंटरफेयरिंग स्पीशीज़ होती हैं, वो हमारे सिस्टम में इंटरफेरेंस क्रिएट कर रही होती हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं आयन सेलेक्टिव इलेक्ट्रोड की बात करूं, तो आयन सेलेक्टिव इलेक्ट्रोड में पीएच इलेक्ट्रोड की अगर हम बात कर लें, तो पीएच इलेक्ट्रोड में सोडियम आयन अगर मौजूद है, तो सोडियम आयन कैन इंटरेक्ट एज अ इंटरफेयरिंग आयन। पीएच इलेक्ट्रोड में अगर सोडियम आयन की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगी, हम पीएच मालूम करना चाह रहे हैं, लेकिन उस सिस्टम के अंदर सोडियम आयन की कंसंट्रेशन हाई है, तो वो हमारे सिस्टम में क्या करता है, इंटरफेरेंस क्रिएट कर रहा होता है। तो उस इंटरफेरेंस को हम रिमूव करने के लिए क्या कर सकते हैं, हम उस इंटरफेरेंस को रिमूव करने के लिए सोडियम आयन को अगर किसी तरीके से हम आयनिक फॉर्म में ना रहने दें, बल्कि उसे किसी और फॉर्म में कन्वर्ट कर दें, तो वो वहाँ पे एज अ सोडियम आयन तो इंटरफेयर कर सकता है, किसी और फॉर्म में इंटरफेयर नहीं करेगा। जस्ट लाइक कि हमने एक एग्जांपल फ्लोराइड आयन सेलेक्टिव इलेक्ट्रोड की भी की थी। तो ये एक जस्ट पर्टिकुलर एग्जांपल है, दैट आर नॉट लिंक टू द आवर कोर्स, बट हमें ये बात समझने की ज़रूरत है कि एक ही हमारा एनालाइट या एक ही हमारा मैट्रिक्स मैट्रिक्स दैट इज़ द एनी अदर कंपाउंड दैट इज अदर देन द एनालाइट। तो या तो हमारा एनालाइट या हमारा मैट्रिक्स किस फॉर्म के अंदर मौजूद है, ये जानना हमें इम्पोर्टेंट है। और उस फॉर्म में अगर, क्योंकि हम बात कर रहे हैं एसिड इक्विलिब्रिया की, प्रोटॉन इक्विलिब्रिया की, दैट मीन्स कि हम एसिड एंड बेसिस की बात कर रहे हैं। तो एसिड एंड बेसिस के अंदर हमारा एसिड या बेस किस फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है, या तो वो डिसोसिएटेड फॉर्म के अंदर होता है या वो एसोसिएटेड फॉर्म के अंदर है। अगर हम एसिड की बात करें, तो एसिड इन द फॉर्म ऑफ डिसोसिएटेड, दैट इज एसिटेट आयन। अब एसिटेट आयन का जो इंट्रैक्शन है वो डिफरेंट तरीके से होगा, वो एक आयन की तरह से बिहेव करता है, और या उसकी रिएक्टिविटी भी हमारे पास डिफरेंट आती है। इसी तरीके से अगर हम बात करें एसिटिक एसिड की, तो एसिटिक एसिड की जो रिएक्टिविटी है वो डिफरेंट है, और उसका जो बिहेवियर है, उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो डिफरेंट हो जाएंगी। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, अगर हमें किसी एक इंटरफेयरिंग स्पीशी को, लेट्स कंसीडर, हम ये सपोज कर लें कि लेट्स सपोज कि हमारा जो एसिटेट आयन है वो इंटरफेयरिंग आयन के तौर पे एक्ट कर रहा है। तो हम क्या करना चाहिए, हमें ये करना चाहिए कि हम एसीटेट आयन को कन्वर्ट कर दें किसके अंदर, एसिटिक एसिड के अंदर। क्योंकि एसिटिक एसिड जो इंटरफेरेंस क्रिएट करेगा, दैट इज एसीटेट आयन जो इंटरफेरेंस क्रिएट करेगा, वो एसिटिक एसिड की इंटरफेरेंस वैसी नहीं होगी। ठीक है, तो अगर एसीटेट आयन इंटरफेरेंस क्रिएट कर रहा है, तो हम उसको एसिटिक एसिड में कन्वर्ट कर दें। तो अब इस कन्वर्जन के लिए हमें ये मालूम होना चाहिए कि किस पीएच के ऊपर हमारा एसिटिक एसिड या मोनोप्रोटिक एसिड की अगर मैं बात करूं, अनडिसोसिएटेड एसिड डोमिनेंट है, या किस पीएच के ऊपर हमारा डिसोसिएटेड आयन डोमिनेंट है। तो ये क्योंकि पीएच के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है कि एसिड की फॉर्म क्या होगी। डोमिनेंट का मतलब है कि मैक्सिमम जो हमारा कंसंट्रेशन है वो किस फॉर्म के अंदर होगी।
ठीक है? तो ये चीज़ें हमारी पीएच के ऊपर डिपेंडेंट है और इसकी हमने लास्ट क्लास के अंदर डेरिवेशन की थी कि किस तरीके से इक्वेशन ड्राइव हुई है। तो नाउ अब हम इस इक्वेशन को इस्तेमाल करते हुए अब हम ये मालूम करते हैं कि हमारा फ्रैक्शन ऑफ एसोसिएशन एंड फ्रैक्शन ऑफ डिसोसिएशन किस तरीके से पीएच के ऊपर इफ़ेक्ट करता है। तो अगर हम करें, हम एक सिंपल एक्सेल शीट को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। एक्सेल शीट को किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं? लेट्स सपोज़ कि मैं ये मालूम करना चाह रही हूँ एक पर्टिकुलर एसिड के लिए कि उसका कितना फ्रैक्शन जो है हमारे पास अल्फ़ा फ्रैक्शन के तौर पे आएगा। सो अल्फ़ा फ्रैक्शन को अगर हमें पता है तो अल्फ़ा के नेम से हम इसको डिनोट कर रहे होते हैं। इसको मैंने इंसर्ट कर दिया। नाउ अल्फ़ा ऑफ, लेट्स सपोज़ वी आर टॉकिंग अबाउट द अल्फ़ा ऑफ डिसोसिएटेड आयन, ठीक है? एंड सेकंड हमारे पास क्या होगा? मैं इसको यहीं से कॉपी कर लूँ। सेकंड हमारे पास क्या होगा? दैट इज़ अ फ्रैक्शन ऑफ, अल्फ़ा भी कह सकते हैं या फ्रैक्शन भी कह सकते हैं, फ्रैक्शन ऑफ अनडिसोसिएटेड आयन, ठीक है? तो हमें ये दोनों मालूम करने हैं कि इन दोनों का बेसिकली क्या रिलेशन है, इन दोनों का आयंस का बेसिकली क्या रिलेशन है विद रिस्पेक्ट टू पीएच, ठीक है? हम ये मालूम करना चाह रहे हैं कि किस पीएच के ऊपर हमारा एसिडिक फॉर्म, दैट इज़ द एसोसिएटेड एसिड हमारा डोमिनेंट होगा, मैक्सिमम अमाउंट जो है, मैक्सिमम फ्रैक्शन जो है हमारा एसिड होगा, या मैक्सिमम जो है हमारा कॉन्जुगेट बेस होगा या डिसोसिएटेड आयन होगा, ठीक है? तो पीएच हमें पता है, पीएच की रेंज हमें मालूम है कि पीएच क्या है, 1 से लेके कहाँ तक हो सकती है, 14 तक हो सकती है। थोड़ा सा एक्सेल भी मैं आप लोगों को सिखाती जाऊंगी ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए। तो पीएच 1 से लेके 14 तक है। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें बजाय इसके कि मैं पूरा काउंट करके टाइप करूं, मैं इसको ड्रैग कर सकती हूँ 14 तक, 1 2 एंड देन कंटिन्यूस 14 तक। तो पीएच तो 14 तक ही हो सकती है, ठीक है? एंड अल्फा की अगर आप देख लो दोबारा से, हमारे पास क्या है? अल्फा ऑफ एसोसिएटेड आयन इज इक्वल टू के ए डिवाइडेड बाय concentration of proton plus Ka. Ka is the equilibrium constant of the acid. पर्टिकुलर एसिड के लिए हमारे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यूज डिफरेंट आती हैं, तो उसकी रिस्पेक्ट से हम करेंगे। नाउ पीएच, पीएच से हम क्या कर सकते हैं? यहाँ पे जो हमारे पास इक्वेशन है, इस इक्वेशन के अंदर हमारे पास हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन है, पीएच नहीं है। तो कैन वी कन्वर्ट द पीएच इनटू द कंसंट्रेशन ऑफ द हाइड्रोजन आयन? सो वी कैन कन्वर्ट द पीएच इनटू द कंसंट्रेशन ऑफ द हाइड्रोजन आयन। हमें क्या पता है? हमें ये बात पता है, मैं यहाँ पे लिख दूँ, दैट इज के पीएच इज इक्वलेंट टू द नेगेटिव लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, ठीक है? ये बात जो है आप जानते हैं, दैट इज पीएच क्या है? नेगेटिव लॉग ऑफ द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। तो क्या हम हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू द पीएच? एग्जैक्टली वो निकाल सकते हैं। तो उसके लिए हमें फार्मूले को क्या करना पड़ेगा? हमें फार्मूले को थोड़ा सा कन्वर्ट करना पड़ेगा, दैट इज पीएच अगर इक्वल है नेगेटिव लॉग ऑफ द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन क्या है हमारे पास? दैट इज द कंसंट्रेशन ऑफ द हाइड्रोजन आयन इक्वल हो जाएगी हमारे पास एंटी लॉग ऑफ नेगेटिव ऑफ द पीएच, ठीक है? अब एंटी लॉग को, अब नॉर्मली जो हम लोग, वैसे तो कैलकुलेटर के अंदर एंटी लॉग का ऑप्शन होता है, लेकिन लॉग क्योंकि बेस 10 के ऊपर हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो हम एंटी लॉग को ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट इज कि एंटी लॉग की जगह पे मैं क्या कर दूं, दैट इज 10 रेज टू द पावर यस 10 रेज टू द पावर माइनस पीएच, ठीक है? एंटी लॉग इज इक्वलेंट टू दिस वन, बोथ आर इक्वलेंट है। तो अब इसकी रिस्पेक्ट से हम क्या कर सकते हैं? हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन मालूम कर सकते हैं। ये हमारा हाइड्रोजन आयन है। तो लेट सपोज कि हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन हम किस तरीके से मालूम करें? पीएच, तो पीएच को कन्वर्ट करना है हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन में, दैट इज एच पॉजिटिव। अगर ये फार्मूले की बात करें तो फार्मूला हमारा क्या है कि एच पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन इक्वलेंट है 10 रेज टू द पावर माइनस ऑफ द पीएच। पीएच हमारे पास यहाँ पे मौजूद है, तो मैं फॉर्मूला लगा सकती हूँ, बजाय इसके कि मैं इंडिविजुअली एक एक पीएच को कैलकुलेट करती जाऊँ इनटू द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। एक्सेल में हमें ये फ़ायदा होता है कि हम एक दफ़ा फार्मूला अप्लाई करते हैं एंड वो इटसेल्फ क्या करता है, हमारी कन्वर्जन खुद ब खुद कर देगा। तो फार्मूला मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए ड्राइव कर दिया है।
अच्छा, स्क्रीन रेजोल्यूशन का तो कोई इशू नहीं है कि आप लोग को कहें कि क्लियर नज़र नहीं आ रहा, तो मैं थोड़ा सा इसको रेज्यूम जूम कर देती हूँ। ठीक है, तो फॉर्मूला हम ड्राइव कर चुके हैं। नाउ एच पॉजिटिव इज इक्वल टू, जब भी हम एक्सेल में कोई फार्मूला प्लेस कर रहे होते हैं हमें सबसे पहले क्या प्लेस करना है, दैट इज इक्वल टू। ठीक है, इक्वल आ गया। अब इक्वल ये फार्मूले वाला है, एच पॉजिटिव तो हमने नहीं लिख रहा है क्योंकि ये तो आंसर में आएगा। तो इक्वल, इक्वल के बाद लिखा हुआ है 10 raised to the power - ph। नाउ 10 एंड इसकी पावर एंड नेगेटिव ऑफ द, अब पीएच हमारे पास एक नहीं है बल्कि 1 से लेके 14 तक है। तो मैं चाह रही हूँ कि हर एक की पीएच के लिए, हर पीएच के लिए हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन को कैलकुलेट करें। सो पीएच की जगह पे मैं यहाँ पे पीएच का जो फॉर्मूला, दैट इज के पहली पीएच जो हमारे पास पीएच 1 है, इसको मैं क्या कर दूंगी, इसको सेलेक्ट कर लूंगी। दैट इज अ, ये शो कर रहा है कॉलम, दैट इज कॉलम हमारे पास सी है, एंड जो रॉ है, रॉ हमारे पास 4 है। तो कॉलम सी, रॉ 4, इस पर्टिकुलर ब्लॉक को, इस पर्टिकुलर सेल को एक्सेल के मैंने सेलेक्ट कर लिया है। एंड इसको मैं क्या कर दूं, ब्रैकेट को क्लोज कर दूं एंड इंटर कर दूं। सो pH 1 पे जो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन होनी चाहिए वो क्या होगी, 0.1। अब हर एक के लिए फॉर्मूला अप्लाई करना, दैट मीन्स कि हर एक के लिए कैलकुलेशन करना। तो बजाय इसके कि मैं इंडिविजुअली क्या करूं, हर एक के लिए सेम फार्मूला अप्लाई करूं, ये फार्मूला मैंने यहाँ पे अप्लाई किया है। मैं क्या कर सकती हूँ, यहाँ पे अगर आप ये देखो थोड़ा सा ग्रीन कलर का डॉट आ रहा है, और जब मैं अपना माउस, वैसे तो माउस हमारा ये प्लस के साइन में है, जब मैं अपना माउस इसके ऊपर लेके जा रही हूँ तो ये थोड़ा सा अपनी स्टाइल चेंज कर रहा है। जब ये इस स्टाइल के अंदर आ जाए तो हम क्या कर सकते हैं, हम इसको ड्रैग कर सकते हैं। नाउ ड्रैग मीन्स कि ये क्या कर रहा होता है, ये हमें कन्वर्जन करता रहेगा। दैट इज, अगर आप देखो तो यहाँ पे फॉर्मूले में लिखा हुआ है 10 raised to the power - C4, लेकिन नीचे आ जाएंगे तो C4 जो था कॉलम, उसने से, क्योंकि एक ही कॉलम में मैंने ड्रैग किया है तो कॉलम सेम है लेकिन नंबर ऑफ रो चेंज हो गई। अगर इस फॉर्मूले को मैं सेलेक्ट करूँ, दैट मीन्स कि इसके अंदर नंबर ऑफ रो 5 है एंड 2 कॉलम हमारे पास स्टार्ट हुआ हुआ है। इसके बाद इसके अंदर C6 आ गया, दैट मीन्स कि 3 की पीएच मेंटेन कर रहा है। तो एक्सेल में हमें ये फ़ायदा होता है। तो हमें 1 से लेके 14 तक की इंडिविजुअल पीएच निकालने के बजाय क्या हुआ, हमें उन तमाम की तमाम पीएच जो है हमारे पास, पीएच से हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन आ गई। नाउ व्हाट वी नीड टू डू, we need to determine the alpha fraction of the Ha and alpha fraction of the A negative। उसके लिए हमें क्या चाहिए, उसके लिए हमें चाहिए एक अदद इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, तो अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू हम देखें, दैट इज के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमें मिल सकता है, एक काम करते हैं हम, बजाय सर्च करने के लिए, ऑल राइट। सो एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट में चले हम एसिटिक एसिड से ही डिटरमाइन कर लेते हैं, हम इसको मल्टीपल काम में कर लेंगे। दैट इज कि अगर हम कह रहे हैं कि हमारे पास जो एसिड है बेसिकली वो है एसिटिक एसिड। ठीक है, एंड एसिटिक एसिड का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू है दैट इज इक्विवेलेंट टू 1.75 एक्सपोनेंट -5। ठीक है, 1.75 एक्सपोनेंट -5 ये हमारा एसिटिक एसिड का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। अब ये मैंने क्यों लिखा है, ये मैंने इसलिए लिखा है कि यहाँ पर अगर हम देखें तो ये इक्वेशन मैं कॉपी कर लूँ, that is fraction of dissociated ion is equivalent to action of dissociated ion is equivalent to equilibrium constant divided by concentration of hydrogen ion plus equilibrium constant। तो अब ये फॉर्मूला मुझे डिसोसिएटेड के लिए प्लेस करना है। सो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, दैट इज इक्वल। ठीक है, हम यहाँ भी लिख सकते हैं, यहाँ भी लिख सकते हैं, बात एक ही है।
तो इक्वल इक्वल के बाद हमारे पास क्या है, सबसे पहले इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। दिस वन द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू मैंने यहाँ लिखी हुई है सेल के अंदर, ठीक है। और ये डिवाइड हो रहा है किसके साथ, डिवाइड डिवीजन का साइन। अब डिवीजन के बाद जो है एडिशन में टर्म है, एडिशन किसका, एक तो हमारे पास हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन प्लस हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। दिस इज हाउ वी विल कैलकुलेट द फ्रैक्शन ऑफ अल्फा फ्रैक्शन ऑफ डिसोसिएटेड आयन। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? क्या किया, दोबारा से देखो, यहाँ पे मैं क्लिक करूंगी फॉर्मूला आ जाएगा। एफ वन इज बेसिकली क्या है, ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। डिवाइड में डी फोर बिकॉज ये क्या है हमारी कंसंट्रेशन ऑफ द हाइड्रोजन आयन प्लस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास अल्फा ऑफ दैट इज अ फ्रैक्शन ऑफ डिसोसिएटेड आयन आ गया है। इसी तरीके से अगर यहाँ पर देख लो वापस से कि हमारे पास क्या है, अनडिसोसिएटेड आयन के लिए क्या है, अनडिसोसिएटेड आयन के लिए पहले कंसंट्रेशन ऑफ द हाइड्रोजन आयन ऊपर है, न्यूमरेटर के अंदर है, एंड डिवीजन में हमारे पास क्या है, सम ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द हाइड्रोजन आयन एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू हमें पता है, अब हम क्या करें, दैट इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ द हाइड्रोजन आयन डिवाइडेड बाय, ब्रैकेट मुझे लगाने की जरूरत यहाँ पे इसलिए पड़ रही है क्योंकि डिवाइड नीचे डिवीजन में दो वैल्यूज हैं, एक तो कंसंट्रेशन ऑफ द हाइड्रोजन आयन है प्लस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है। तो ये दोनों मिला के जब ब्रैकेट लगा दिया तो ये एक टर्म बन गई। अगर वह ब्रैकेट खोलेंगे तो इसका मतलब को डी फोर से हमने डी फोर से डिवाइड कर दिया और फिर बाद में एफ वन प्लस किया, तो फॉर्मूले में हमें ब्रैकेट लगाना पड़ता है कि बेसिकली डी फोर को डी फोर प्लस एफ वन डिवाइड कर रहा है, इंडिविजुअल डी फोर हमें डिवाइड नहीं कर रहा। तो ये थोड़ा सा मैथमेटिकल ऑपरेशन है जिसकी हमें ख्याल रखना है ना। ये फार्मूला हमारे पास प्लेस हो गए। दैट इज अल्फा फ्रैक्शन क्या है हमारे पास, अगर हम देखें, दैट इज वन एक्सपोनेंट जीरो एंड दिस अल्फा फ्रैक्शन इज अल्फा ऑफ डिसोसिएटेड आयन इज 1.74 एक्सपोनेंट -4। अब ये मैं करना चाहूँ, दैट इज कि हम इनकी प्लेस वैल्यू को अगर देखें, दैट मीन्स पॉइंट के साथ हम चाहें तो इनके पास नंबर ऑफ पॉइंट के बाद डिजिट बढ़ा सकते हैं। तो आप ये देख लो कि नंबर ऑफ पॉइंट के बाद मैं डिजिट बढ़ाती जा रही हूँ तो ये मजीद डिजिट इसके अंदर आते ही जा रहे हैं। मैं इसको कम कर दूँ, दैट मीन्स कम करते जाएंगे, ये राउंडिंग करता जा रहा है। थ्री हटाया, जीरो हटाया, फाइव हटाया, टू जो था वो थ्री हो गया, फिर थ्री हटाया, एट, और जब एट हटाएंगे तो ये 1.00 हो गया, ठीक है। तो अगर मैं इसको साइंटिफिक कैलकुलेशन के अंदर है लेकिन हम इसको किस में लेके जा रहे हैं, पॉइंट्स की वैल्यूज में, एंड आई एम नॉट गोइंग इनटू साइंटिफिक, आई वांट द नंबर विद 4 डेसिमल पॉइंट, ठीक है। 4 या 5 डेसिमल पॉइंट में हम एक नंबर ले लेते हैं क्योंकि ये फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन हमेशा क्या होगा, वन से स्मॉल होगा। सेम इसके लिए भी मैं ये काम कर लूँ, अच्छा इसके लिए भी मैं ये काम कर लूँ, इसमें भी इसको साइंटिफिक से हटा के क्या कर दें, नंबर पे चले जाएं और इसके बाद डेसिमल पॉइंट इसके अंदर हम बढ़ाते जाएं, ठीक है। अच्छा अब क्या करें, ये एक pH 1 के ऊपर अगर आप देखो, जब pH 1 हमने प्रोवाइड किए, हमने किसी भी तरीके से pH 1 को उसके अंदर क्या कर दिया है, एडजस्ट कर दिया है, तो pH 1 के ऊपर जो अल्फा और द फ्रैक्शन ऑफ द अनडिसोसिएटेड आयन है, इट इज़ द मैक्सिमम, एंड जो फ्रैक्शन ऑफ डिसोसिएटेड आयन है वो क्या है हमारे पास, मिनिमम है। अगर मैं इनकी नंबर ऑफ डिजिट इक्वलेंट कर दूं, दैट इज इसमें कितने हैं, 5 हैं और इसमें इसमें 6 कर देते हैं, ठीक है। 6 डेसिमल तक मैंने इसको कर लिया है। तो अब हमें क्या पता है, हमें क्या पता है, हमें ये पता है कि फ्रैक्शन की अगर हम बात करें, दैट मीन्स कि फ्रैक्शन ऑफ अनडिसोसिएटेड आयन एंड द फ्रैक्शन ऑफ डिसोसिएटेड आयन का सम जो होगा वो इक्वल आएगा किसके, 1 के। तो अगर मैं इसको इक्वल करूँ, अब मुझे क्या करना है, सम करना है, दैट इज ऐड करना है। ऐड में कैसे कर सकती हूँ कि इस टर्म को, दैट इज F4 को मैं चाह रही हूँ प्लस करना किसके अंदर, G4 में,
एंड दोनों को प्लस किया, इंटरप्लेस किया, दैट इज इक्वलेंट टू 1। ठीक है, तो यहाँ तक कोई कंफ्यूजन तो मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को होगी। अगर है तो पूछ लें। हमने क्या किया है, अल्फा का फार्मूला, अल्फा का डिसोसिएटेड अल्फा फ्रैक्शन और द फ्रैक्शन ऑफ अनडिसोसिएटेड आयन, अनडिसोसिएटेड एसिड हमने मालूम किया, एंड फ्रैक्शन ऑफ डिसोसिएटेड एसिड हमने मालूम किया या डिसोसिएटेड आयन हमने मालूम किया। एंड इन दोनों को सम करके हमने देखा तो हमारे पास 1 आया। अब इसके अलावा भी अगर हम ये देखें तो यहाँ पे हमें आइडिया होगा दैट इज के मैक्सिमम अमाउंट में इस वक्त pH 1 के ऊपर हमारे पास जितना भी एसिड है वो प्रोटोनेटेड फॉर्म के अंदर है। प्रोटोनेटेड मीन्स कि उसके साथ एसिड उसके पास ज्वाइंटेड है। इसी तरीके से जो अनडिसोसिएटेड फॉर्म है उसकी जो कंसंट्रेशन है या उसकी जो क्या कह सकते हैं स्ट्रेंथ है वो नेग्लिजिबल है विद रिस्पेक्ट टू द अल्फा ऑफ द अनडिसोसिएटेड एसिड। ठीक है। अच्छा, अब क्या करें? अब मुझे ज़ाहिर सी बात है, मुझे तो pH 14 के लिए, पूरी pH के लिए मालूम करना है कि कहाँ पे जो है हमारा अनडिसोसिएटेड मैक्सिमम है और कहाँ पे हमारा डिसोसिएटेड मैक्सिमम है। तो मुझे इसको ड्रैग डाउन करना पड़ेगा। तो अब ड्रैग डाउन में जब करूँगी तो इसके अंदर हम देखें इसमें क्या क्या इन्वॉल्व है, दैट इज़ D4 इन्वॉल्व है एंड F1 इन्वॉल्व है। तो जब मैं इसको यहाँ से पकड़ के ड्रैग कर दूंगी तो ये D4 एंड F1 दोनों को क्या कर देगा, D4 के बाद की कंटिन्यूस में वैल्यूज आ रही होंगी एंड F1 के बाद की कंटिन्यूस में वैल्यू आएंगी। लेकिन हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, बिकॉज हमें पता है कि D4 बेसिकली क्या है, D4 इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। D4 नहीं, दैट इज F1 इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। क्योंकि F1 अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है तो हमारे पास F1 को ड्रैग डाउन नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू मौजूद नहीं है, यहाँ पे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू मौजूद नहीं है। तो यहाँ पे तो ये अगर हमारे पास सिस्टम के अंदर कोई कांस्टेंट की वैल्यू आती है और हम नहीं चाहते कि वो ड्रैग डाउन हो, मैं ड्रैग डाउन करके दिखा दूँ आपको। ये क्या किया मैंने, ड्रैग डाउन कर दिया। तो ये समटाइम एरर दे रहा है। क्यों एरर दे रहा है? बिकॉज इसने क्या किया, D4 से D5 कर दिया और F1 से F2 कर दिया, F2 में तो कुछ है ही नहीं। फिर क्या हुआ, F3 कर दिया, F3 में ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो न्यूमेरिकल वैल्यू ही नहीं है। फिर क्या हुआ, फिर F4 कर दिया। अब F4 में 0.99 मौजूद था। फिर F5 कर दिया, फिर F6 कर दिया। तो इस तरीके से ये ड्रैग डाउन हो रहा है और हमें इसको ड्रैग डाउन इस तरीके से नहीं करना। हम चाह रहे हैं कि F1 अपनी पर्टिकुलर जगह पर फिक्स रहे। क्योंकि हम मुझे इस F1 को अपनी पर्टिकुलर जगह पे फिक्स रखना है तो मुझे क्या करना होगा, मुझे इसको सुकून से, दैट मीन्स कि मुझे इसको कांस्टेंट करना होगा। कांस्टेंट वैल्यूज़ के लिए जो हमारे पूरे फॉर्मूले में एक ही जगह पे इस्तेमाल हो रही है, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, एक तो पहला चॉइस जो हर वक्त आप नॉर्मली कर सकते हैं, दैट इज़ के बजाय यहाँ पे F1 डालने के यहाँ पे आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू डाल दें। मैं दोनों तरीके से बता देती हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने क्या किया, मैंने यहाँ से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू को कॉपी किया। ठीक है, एंड यहाँ गए फॉर्मूले में F1 की जगह पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू प्लेस कर दी, इंटर किया, एंड देन अब इसको ड्रैग डाउन कर दिया। क्योंकि मैंने वैल्यू प्लेस कर दी थी तो अब वो वैल्यू जो है चेंज नहीं हो रही है, सिर्फ और सिर्फ D4 वाली वैल्यूज चेंज हो रही हैं। इसके रिस्पेक्ट से ये काम हो गया। लेकिन समटाइम्स होता है कि हमें, अब अभी तो एसिटिक एसिड की बात थी, हमने काम कर लिया। अब किसी और एसिड की बात करूँ मैं इसी काम के लिए, तो किसी और एसिड की बात करेंगे तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे हमारे पास हमें हर दफ़ा ये पूरे फॉर्मूले में चेंजेस करनी पड़ेगी। सम टाइम होता है कि वो शीट जो है हम लोग, मतलब फॉर्मूले में शीट्स को हम छेड़ना नहीं चाहते, फॉर्मूले को हम छेड़ना नहीं चाहते। तो उस सूरत के लिए जो वेरिएबल्स हैं या कांस्टेंट की वैल्यूज़ हैं, उसी एक जो हम कह रहे हैं सेल को, दैट इज एक्सेल का जो एक सेल है, इसको ही फिक्स करना होता है। तो उसको फिक्स करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम उसके आगे पीछे डॉलर लगाते हैं। दैट वाज F1 था यहाँ पर, ये वाला। ठीक है, तो F1 के मैं क्या करूँ, मुझे इसको फिक्स करना है कि ये नीचे ड्रैग डाउन ना हो। ठीक है, 1 के बजाय 2 3 4 ना हो। तो मुझे जो चीज़ मुझे फिक्स करनी है उससे पहले मैंने क्या प्लेस करना है, उससे पहले मैंने डॉलर का साइन प्लेस कर देना है। ठीक है, उनको डॉलर देंगे तो वो क्या हो जाएंगे, अपनी जगह से मूव नहीं करेंगे। इंटर
अब मैं अगर इसको ड्रैग डाउन करूँ, दैट इज वन, F1 ही है, लेकिन वन से पहले मैंने क्या कर दिया, डॉलर लगा दिया है। सो आई कैन ड्रैग इट डाउन, एंड नाउ वो जो F1 था वो F1 ही रहेगा। ठीक है। अब इस फॉर्मूले को मैं क्या करना चाह रही हूँ, यू में मूव करेंगे। खैर फिलहाल अभी एक्सेल पे इसी तरीके से रहते हैं। हमने क्या किया, डॉलर प्लेस कर दिया एंड डॉलर से वो कांस्टेंट हो गया। सेम यहाँ पे भी हमें क्या करना है, F1 अगेन, यहाँ पे भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मौजूद है, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जहाँ भी है उसके आगे हमने क्या कर देना है, डॉलर प्लेस कर देना है, जिस चीज़ को हम मूव करने से रोकना चाह रहे हैं। दोनों जगह इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, दोनों जगह पे फिक्स है, इसको मैंने कांस्टेंट कर दिया, एंड दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू डू दिस। एंड अब इसको क्या कर दें, हम ड्रैग डाउन कर दें। नाउ यू कैन सी दैट, इसको भी मैं अगर ड्रैग डाउन कर दूं तो क्या हो जाएगा, ये हमें शो कर रहा है दैट इज कि हमारी कैलकुलेशन इज द परफेक्ट, कि इसमें हमारा कोई मसला नहीं आ रहा। अच्छा, लास्ट में हमें नजर आ रहा है कि डिजिट्स ही नहीं आ रहे, तो एटलीस्ट सारे डिजिट्स तो आए, कि अगर, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि हमारे पास अनडिसोसिएटेड एसिड हो ही ना कुछ क्वांटिटी तो अनडिसोसिएटेड एसिड की होगी, एंड इन दोनों का जो सम है हमारे पास क्या आएगा, दैट इज इक्वलेंट टू वन आएगा। अच्छा, अब हम इससे क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है, इससे हमें ये इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि पहले तो pH 1 से लेके pH 4 तक हमारा जो अल्फ़ा, या अल्फ़ा की हम बात नहीं कर रहे, अगर हम अल्फ़ा फ्रैक्शन से जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है उसकी बात कर रहे हैं, तो हमें इन्फॉर्मेशन ये मिल रही है कि pH 1 से लेके pH 4 तक हमारे जो डोमिनेंट स्पीशी है, जो मैक्सिमम कंसंट्रेशन है, या जो किस हालत में हमारा एसिड मौजूद है, तो वो एसिड जो है मैक्सिमम उसकी जो कंसंट्रेशन है दैट इज 85%, 98% जो एसिड है वो अनडिसोसिएटेड फॉर्म के अंदर है। अब pH 5 के ऊपर गए तो pH 5 के ऊपर 63% जो है, या हम कह दें, हम इसे परसेंट भी कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे फ्रैक्शन के बारे में मैं बता चुकी हूँ आप लोगों को। तो 63% हमारे पास क्या है, दैट इज अनडिसोसिएटेड है। उसके बाद मजीद pH 6 के ऊपर जाएंगे तो pH 6 के ऊपर 94%, दैट इज के हमारा अनडिसोसिएटेड एसिड बहुत कम रह गया और ये डिसोसिएटेड एसिड बढ़ गया। और उससे मज़ीद आगे जाते जाएंगे हमारे पास डिसोसिएटेड एसिड की जो कंसनट्रेशन है वो मैक्सिमम होगी। और अगर हम कहें कि हम अपनी सिंपलिसिटी के लिए ये कह सकते हैं कि जो हमारा एसिड है वो इन द फॉर्म ऑफ डिसोसिएटेड आयन मौजूद है, और एसोसिएटेड एसिड जो है वो नेग्लिजिबल अमाउंट के अंदर है, बिकॉज वी कैन नॉट, इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, इसका इफेक्ट सिग्निफिकेंट नहीं है, बहुत स्मॉल क्वांटिटी है यहाँ पे। तो फिर भी यहाँ पे इस पॉइंट पे pH 5 एंड 6 के ऊपर, या pH 5 के ऊपर दोनों स्पीशीज मौजूद हैं, लेकिन pH 5 के ऊपर क्या है, हमारी pH डिसोसिएटेड आयन मौजूद है जो सी कंसनट्रेशन हाई है। अब इस एक्सेल शीट पे करने से फ़ायदा ये है कि मुझे pH 5 का नहीं मालूम करना, मुझे तो pH 4.5 का मालूम करना है। सो लेट्स change the pH into 4.5, and now I can check it that pH 4.5 पे क्या होगा, हमारा अल्फ़ा, दैट इज़ कि हमारी ये वाली स्पीशी डोमिनेंट है और ये स्पीशी जो है लेसर इन क्वांटिटी मौजूद है हमारे सिस्टम के अंदर, तो हम इसको वैसे भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा हो गया एसिटिक एसिड का। अब मुझे एक एसिड पे काम नहीं करना, मुझे डिफरेंट एसिड के बारे में इंफॉर्मेशन करनी है, तो मैं क्या कर लूँ, इसकी एक कॉपी बना लूँ, एंड आई एम क्रिएटिंग अ कॉपी। Okay, now I am not going to discuss the acetic acid this time. I want to change the acid. अब अगर मुझे एसिड को चेंज करना है, लेट सपोज कि मेरे पास एसिडिक एसिड की मैं बात नहीं कर रही, किसी और मोनोप्रोटिक एसिड की बात करते हैं, फॉर एग्जांपल बेंजोइक एसिड की बात कर लेते हैं। ठीक है, सो बेंजोइक एसिड वी हैव, एंड बेंजोइक एसिड का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है दैट इज अकॉर्डिंग टू स्कूच, it is 6.28 exponent minus 5, 6.28 exponent minus 5. I'm just entering the value in the column or cell F1। F1 में मैंने ये बस ये वैल्यू प्लेस करनी है, एंड देन क्या होगा, तमाम वैल्यूज हमारे पास चेंज हो जाएंगी। ठीक है। अच्छा, अब डेटा को
समझने के लिए, हम आसानी के लिए क्या कर रहे होते हैं, हम अपनी आसानी के लिए उसके ग्राफिकल फॉर्म के अंदर लेकर आते हैं। तो लेट्स सपोज कि हम जो एसिटिक एसिड का हमने जो काम किया था, अब हमें इसको ग्राफिकल स्टेट के अंदर लेकर आना है। वी वांट टू प्लेस द, कि हमें प्रेजेंटेबल, हमें बार बार देखना ना पड़े कि कहाँ पे कौन डोमिनेंट हो रहा है, हमें ग्राफ के ज़रिए से नज़र आ जाए। तो हम लाइन ग्राफ सेलेक्ट कर रहे हैं एंड वी आर गोइंग टू सेलेक्ट द डेटा, ऐड। एंड अब जो मुझे ऐड करना है बेसिकली दिस वन, ठीक है। मैं अल्फा ऑफ डिसोसिएटेड की बात कर रही हूँ। एक्स वैल्यू पे हमारे पास क्या आएगा, एक्स वैल्यू में हमारे पास पीएच के रिस्पेक्ट से, क्योंकि हम चेक करना चाह रहे हैं, तो पीएच हमारे पास एक्स एक्सिस पे आ गई। एंड वाई एक्सिस पे हमारे पास क्या आएगा, दैट इज द फ्रैक्शन ऑफ डिसोसिएटेड आयन। ठीक है, इसको मैं, ये गलत जगह पे आया है। हमने क्या किया, ग्राफ सेलेक्ट किया, ग्राफ में एक्स वाई स्कैटर, एंड एक्स वाई स्कैटर को मैं थोड़ा नीचे कर दूं, ठीक है, ताकि मेरे पास डेटा सामने नजर आए। ग्राफ के ऊपर सेलेक्ट डेटा करेंगे, सेलेक्ट डेटा, सेलेक्ट डेटा में ऐड। मैं यहाँ पे बता दूं कि मैं क्या करने वाली हूँ, अल्फा ऑफ ए नेगेटिव, एक्स किसके रिस्पेक्ट से, पीएच के रिस्पेक्ट से, तो पीएच का पूरा स्केल हमने सेलेक्ट कर लिया। मालूम क्या करना है, हम प्लॉट करना चाह रहे हैं पीएच के रिस्पेक्ट से अल्फा ऑफ डिसोसिएटेड आयन को, एंड इंटर। ओके, सेकंड डेटा मुझे बनाना है, दैट इज अनडिसोसिएटेड आयन। एंड एक्स में अगेन हमारे पास क्या है, पीएच है, और वाई पे क्या होगा, इसका ग्राफ बनाना है। सेलेक्ट कर लिया, ओके किया, एंड ओके किया। नाउ यू कैन सी इट। क्विक लेआउट में हम चले जाएं, थिंक दिस वन इज बेटर। आप इसको चेक कर सकते हैं, ये तो आप एक्सेल पे आराम से काम कर रहे होते हैं। आई थिंक दिस वन इज बेटर, बट आई डोंट नीड दिस वन। ठीक है, ठीक है। तो एक्सिस पे हमारे पास, एक्स एक्सिस पे क्या है, हमारे पास यहाँ पर है पीएच, इसको हम चेंज कर दें, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, फ्रैक्शन। ठीक है, तो फ्रैक्शन हमारे पास ये आ गया। अब ये हमें डिनोट कर रहा है कि अल्फा ऑफ ए एच क्या है। इसके रिस्पेक्ट से अगर हम देखें तो हमें नज़र आ रहा है दैट इज़ pH 5 के ऊपर। अगर मैं स्केल को चेंज कर दूं, दैट इज़ फॉर मेजर गाइडलाइन, ऑलराइट। तो अब यहाँ पे पर्टिकुलर पीएच के अकॉर्डिंग हमारे पास अब ये चेंज आ रहा है, सही है। तो अब ये देखो, अल्फा फ्रैक्शन की बात की है। अल्फा फ्रैक्शन में अगर मैं डिसोसिएटेड अनडिसोसिएटेड आयन की बात करूँ, जो ऑरेंज से हमारे पास शो हो रहा है, तो ऑरेंज में आपको नज़र आ रहा है कि 1 2 3 4 पे जाके 1 2 3 पे हमारे पास मैक्सिमम अमाउंट जो है हमारा प्रेजेंट है इन द फॉर्म ऑफ HA। उसके बाद क्या हुआ, 4 पे जाके उसको कंपोजिशन हमारी कम हुई है, और उसके बाद मज़ीद कहाँ बढ़ने लगी है, 6 पे मज़ीद कम हुई, और 7 के बाद क्या हो गया, इसकी कंपोजिशन नेग्लिजिबल अमाउंट के अंदर मौजूद है। फिर अगर मैं बात करूँ, सेव किया था मैंने, ठीक है। उसके बाद क्या है, हम इसको बढ़ाते जा रहे हैं। दैट मीन्स जब ये मैक्सिमम थी उस वक्त, अगर इसके अंदर हम
थ्योरी भी अगर अप्लाई करें तो हमें ये पता है कि अगर ये वीक एसिड है, वीक एसिड इतनी आसानी से डिसोसिएट नहीं होता। तो अगर हमारे सिस्टम के अंदर कंसंट्रेशन ऑफ द हाइड्रोजन आयन मैक्सिमम है, तो कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन के मैक्सिमम होने की बुनियाद पे हमारे पास क्या होगा, वहाँ पे एसिड डिसोसिएट नहीं होगा। लेकिन जब हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ द हाइड्रोजन आयन कम होगी, दैट इज़ की पीएच हमारी बढ़ जाएगी। जब पीएच बढ़ेगी तो वहाँ पे हमारा अनडिसोसिएटेड एसिड नहीं होगा, बल्कि वहाँ पे डिसोसिएटेड एसिड मौजूद होगा। तो डिसोसिएटेड एसिड मैक्सिमम है आफ्टर द pH 7। हमें पता है वीक एसिड pH 7 के बाद अपने कॉन्जुगेट सॉल्ट की फॉर्म के अंदर मौजूद होगा, कॉन्जुगेट बेस की फॉर्म के अंदर मौजूद है। ठीक है, ये किसके लिए था, ये हमने बनाया था एसिटिक एसिड के लिए। नाउ आई एम जस्ट कॉपिंग दिस sheet and I'm creating a copy. Everything is where is chart. आई गेस के एक्सेल का ओल्डर वर्जन है, दैट इज़ वाई हमारा चार्ट कॉपी नहीं हो रहा। We can just copy this, place it here. We have to insert the chart again and again. बेंजोइक एसिड के लिए भी हम यही काम कर सकते हैं, चार्ट बना सकते हैं। हम ऐसा भी कर सकते हैं कि दो चार इस तरीके से सेलेक्ट करके इंसर्ट करवा दें एक्स वाई स्कैटर चार्ट। ठीक है, और इसको सेलेक्ट करके ये जो एच पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन है इसको डिलीट कर दें। ये हमारे पास बन गया। और क्विज एक्सिस में जाके इसको सेट कर दें कि ये हमें शो कर दे। ठीक है, सीरीज़ 1 क्या है, अब हम इसको सेलेक्ट करेंगे तो पता चलेगा कि सीरीज़ 1 जो है हमारा अनडिसोसिएटेड एसिड है। अब ये इसका क्या, इसका पीके डिफरेंट है, इसका पीके डिफरेंट, तो हमें ये pH 4 के बाद ही हमें क्या हो गया, pH 6 के ऊपर ही हमें मैक्सिमम कंसंट्रेशन मिल गई है हमारे अनडिसोसिएटेड आयन की। ठीक है, और मैं अगर नई नई शीट चेंज ना करूं, बल्कि मैं यहाँ बना चुकी हूँ, मैं डिफरेंट जस्ट क्या करूँ, एसिड का नाम चेंज कर दूँ। आई एम जस्ट चेंजिंग द नेम ऑफ द एसिड एंड दिस टाइम आई एम गोइंग टू यूज़ फॉर्मिक एसिड कंसीडर कर लेते हैं। फॉर्मिक एसिड का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमारे पास है 1.8 एक्सपोनेंट -4। ठीक है, 1.8 एक्सपोनेंट -4 फॉर फॉर्मिक एसिड। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, फॉर्मिक एसिड के लिए वैल्यूज़ और हमारे पास कम आ गई। इसी तरीके से हमारे पास और वीकर एसिड होंगे जो कि ज़्यादा वीकर हैं विद रिस्पेक्ट टू एसिटिक एसिड। जो मज़ीद वीकर एसिड हैं, फॉर एग्जांपल वी हैव, लेट्स सपोज पिप्रिडीनियम आयन। Basically it is a base, so let's consider पिप्रिडीनियम आयन। ठीक है, पिप्रिडीनियम आयन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट द एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट हमारे पास इक्विवेलेंट है, दैट इज 7.5 एक्सपोनेंट -12। ठीक है, पिप्रिडेनियम एसिड को अगर हम कंसीडर करें तो हमें नजर आएगा बिकॉज इट इज़ अ बेसिक नेचर। तो यहाँ पे हमारे पास जो प्रोटोनेटेड फॉर्म है, बहुत ही वीक एसिड है हमारे पास ये। तो जो प्रोटोनेटेड फॉर्म है वो हमारे पास एग्जिस्ट कर रही है टिल द pH 10। pH 10 के बाद हमारे पास क्या है, pH 10 के बाद हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है उसकी वैल्यू, या कंसंट्रेशन की बात करें, एच की कंसंट्रेशन जो है हमारे पास डिक्रीज होना स्टार्ट हो रही है एंड देन इसकी कंसंट्रेशन हमारे पास इंक्रीज होना स्टार्ट हो रही है। एक और चीज़ जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज जिस पॉइंट के ऊपर ये दोनों इंटरसेक्ट करते हैं, ये पॉइंट हमारे पास बेसिकली एक्स एक्सिस को अगर हम देखें
एक्स एक्सिस को मैं अगर फॉर्मेट कर दूं, मेजर एंड माइनर के रिस्पेक्ट से मेजर 0.2 के बजाय 0.1 कर दिया जाए, ठीक है। तो जिस पॉइंट के ऊपर ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यू कैन सी इट, इट इज़ द 0.5 वैल्यू। ये 0.5 के ऊपर, दैट इज जो जो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। अगर यहाँ से आप इसके एक्सिस के नीचे आ जाओ डायरेक्ट, कि यहाँ पे से इस पॉइंट पे क्या वैल्यू है, तो इस पॉइंट के ऊपर जो वैल्यू हमारे पास आएगी, वो बेसिकली इसका क्या होगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो इसका मौजूद है, वो उसके ऊपर दोनों स्पीशीज हाफ एंड हाफ मौजूद होती हैं। एंड दोनों स्पीशीज हाफ एंड हाफ मौजूद होने का मतलब है कि जिस वक्त इनका फ्रैक्शन 0.5 है, दोनों स्पीशीज का फ्रैक्शन एक दूसरे के इक्वलेंट होता है, उस वक्त इस वक्त ये शो कर रही होती है, जो पीएच इनकी शो हो रही है, वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू है। दैट इज, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना है, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमारे पास है 7.5 एक्सपोनेंट माइनस 12। दैट इज एक्सपोनेंट माइनस 12। पी के ए की जो वैल्यू आएगी, पी के ए इसका कितने के इक्वल है, दैट इज नेगेटिव लॉग ऑफ दिस वन, दैट इज नेगेटिव लॉग ऑफ negative log of this one, that is 11.12 इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। नाउ 11.12 ही यहाँ पर, अगर आप इसको मोर प्रिसाइजली अगर देखो या कैलकुलेट कर लो, या इससे हॉरिजॉन्टल मालूम कर लो, तो ये बेसिकली 11 एंड 0.1 के दरमियान में है, दैट इज 11.12 के दरमियान में है। ये उसी पॉइंट के ऊपर जो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, वही इसकी पीएच आ रही है, दैट इज पी के इज इक्वल टू पीएच एट दिस पॉइंट जहाँ पे ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। So this is all about today's lecture, I guess. Okay.